बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, सबसे पहले हमारे सभी देखने वालों को जहां जहां आप मौजूद हैं मेरी जानिब से और 24/7 उर्दू न्यूज से जुड़े हर हमारी टीम मेंबर की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद और उम्मीद करता हूं कि ईद का दिन आज अब सब लोगों का अपने लव्ड वंस के साथ, अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा गुजरा होगा। और वो लोग जिनके प्यारे आज उनमें से नहीं हैं, उनके साथ नहीं हैं, उनके साथ भी हमारी दुआएं हैं। और ऑब्वियसली उनके लिए ये ईद उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से बाकी लोगों के लिए है, लेकिन उनको भी जरूर अपने साथ रखिएगा, उनका दिल बहलाइएगा। और वो लोग जो ईद की खुशियों में अपने मसाइल की वजह से और कम वसाइल की वजह से ईद की खुशियों में उस तरह से शरीक नहीं हो सकते जिस तरह से हम और आप शरीक होते हैं, तो उनको भी अपने साथ जरूर शामिल कीजिएगा इन खुशियों में। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होते हैं। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऐसी बहुत सी ईदें अल्लाह पाक हम सबको नसीब करेगा। इस ईद के दिन के ऊपर, ईद के मौका के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे मुल्कों में, जैसे हमारे इंडियन हमारे फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे कल ईद हो रही है और बांग्लादेश में कल ईद हो रही है, बहुत से मुल्कों में कल ईद होगी। तो उनको भी एडवांस में ईद मुबारक कहता हूँ मैं अपनी टीम की जानिब से। और फिर याद रखिएगा वो लोग के जो आज भी ईद के दिन भी जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, गजा के मुसलमान, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। उनके लिए तो ईद के दिन भी सुकून का दिन नहीं था, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो जनाब, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। आज पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ईद अदा की। हमारे कप्तान बाबर आजम जो हैं उन्होंने ईद का दिन अपने पुराने महल्ले फिरदौस मार्केट में ईद का दिन गुजारा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। वहाँ पर वो अपने पुराने दोस्तों से भी मिले, वहाँ पर नमाज भी पढ़ी और फिर वहाँ पर अपना दिन गुजारा। सो बड़ा उन्होंने एंजॉय किया, बड़े अच्छे विजुअल्स उनकी तरफ से, कुछ उनके फैंस जो है वो नारे मारते हुए भी नजर आए उनको। और उन्होंने अपनी जो माजी की यादें हैं उनको ताज़ा किया। फिर शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाकी सभी खिलाड़ी जो हैं वो हमें ईद पाकिस्तान में गुजारते हुए नजर आए। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी ईद गुजारी। सबकी जानिब से ईद मुबारक का पैगाम हमें मिला और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ईद का दिन आज ऑलमोस्ट गुजर गया और अब बात होगी आगे आगे चल के पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड। स्क्वाड अनाउंस हो गया, उस स्क्वाड के ऊपर बहुत से लोगों ने एतराज भी किया, खासतौर पे जो मोहम्मद हफीज है उन्होंने तो कहा कि जी रेस्ट इन पीस डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल जो है वो वैल्यू नहीं दी गई। हालांकि उनको मैं बताऊं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, आजम खान के मामले पे आप कह सकते हैं कि वो उस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, उनको पीएसएल की बुनियाद पे शामिल किया गया। ठीक है, हसीबुल्ला ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, लेकिन हारिस भी उस तरह से डोमेस्टिक नहीं खेल के आए। और ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद अली को शामिल नहीं किया गया, इक्का दुक्का एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन उनको रूल आउट भी नहीं किया गया। आप इरफान जो नियाजी है वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं और डोमेस्टिक में उन्होंने स्टेट बैंक की तरफ से परफॉर्म किया है और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। 4 डे क्रिकेट प्रॉपर खेल के आए हैं वो। उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी खेली, फिर उन्होंने ये जो प्रेसिडेंट्स कप है वो भी उन्होंने खेला है। सो ये नहीं है कि जो नए प्लेयर्स शामिल किए गए हैं उनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। हाँ, उस्मान खान भी ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए, यहीं पे खेल के गए, उस बेचारे को तो शामिल ही नहीं किया गया। तो वो जाके यूएई में खेलता रहा और फिर अब उसने परफॉर्म किया तो उसको शामिल किया गया। सो और भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एतराज, खासतौर पे आजम खान पे बहुत एतराज किया गया, लेकिन अब स्क्वाड जैसा भी है बन गया है जी। अब इसी स्क्वाड में से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए हमने प्लेइंग 11 बनानी है और ये स्क्वाड जो है वो काफी क्लियर है प्लेइंग 11 में। हाँ, जो वहाब रियाज है वो उन्होंने इस बार कहा कि हमने रोटेशन पॉलिसी अपनानी है और रोटेशन पॉलिसी अपनाने का से मुराद ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो
कप्तान बाबर आजम को बिल्कुल आज़ादी से काम नहीं करने देगी, क्योंकि सीनियर मैनेजर के तौर पे वहाब रियाज वहां पे मौजूद है, तो वो भी अपनी कुछ ना कुछ बीच में इनपुट देंगे। फिर वो ऑलमोस्ट एक डिफेक्टो चीफ सेलेक्टर भी हैं, ओहदा नहीं मिला हुआ लेकिन स्टार्ट वही बात का करते हैं, तो इसका मतलब डिफेक्टो चीफ सेलेक्टर तो वही हैं, अनाउंस भी उन्होंने की है टीम। तो ऊपर से वो सीनियर मैनेजर भी हैं, फिर अब्दुल रज़ाक भी बीच में है। तो ये लोग जो हैं वो आपके ख्याल में प्लेइंग 11 उनकी मर्जी के बगैर बनेगी? ऐसा नहीं हो सकता। बाबर आजम की कप्तानी जो है वो उसको अब लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं होंगे, ये जहन में रखिएगा। पहले ये होता था ना कि जो बाबर कहते थे वही होता था, मैं ये इसको खिलाऊंगा, इसको नहीं खिलाऊंगा, ये हमारे कॉम्बिनेशन में फिट नहीं होता, ये बड़े अल्फाज होते थे बाबर आजम के। लेकिन वो इस बार वो हुक्मरानी नहीं है, ये जहन में रखिएगा। मेरिट के ऊपर फैसला होगा, जिसका मेरिट में हिस्सा बनेगा वही आएगा। और रोटेशन पॉलिसी, बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा रहा है। खबरें ऐसी हैं कि मोहम्मद रिजवान को भी रेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई करने हैं। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट करवाया जाएगा, नसीम शाह को भी बीच में 1-2 मैचेस में रेस्ट करवाया जाएगा। सो वर्कलोड मैनेजमेंट पे इस वक्त काफी सीरियस है हमारी टीम। सो एक तो बाबर आजम की कप्तानी उस तरह से आपको असर्टिव किस्म की कप्तानी नजर नहीं आएगी, और दूसरे नंबर पे जो प्लेइंग 11 भी बनेगी वो भी बिल्कुल बाबर आजम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनेगी, उसमें तब्दीलियां। हाँ, ये ऑलमोस्ट क्लियर है कि बाबर और साइम जो है ये दोनों ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। बाबर और साइम ऑलमोस्ट ये कंफर्म है, बीच में मुमकिन है कि कोई थोड़ी बहुत चेंज आ जाए, लेकिन राइट नाउ मतलब सुनने में ये भी आ रहा था कि शायद बाबर और रिजवान की जोड़ी एक बार से फिर वापस आ जाए। अब वो आती है या नहीं आती, लेकिन ये बात ऑलमोस्ट, पहली बात जो कंफर्म है, दूसरी बात के चांसेस हैं लेकिन बहुत कम है। लेकिन यहां पे नायब कप्तान का भी जिक्र हो रहा है कि जी पाकिस्तान का नायब कप्तान आखिर कौन बनने जा रहा है। तो 2 उम्मीदवार इस वक्त आमने सामने हैं, नायब उम्मीदवार नायब कप्तान के लिए, और उसमें जो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं इस वक्त वो मोहम्मद रिजवान हैं। उनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि उनको वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन कुछ लोग शादाब खान को लेकर के भी बात कर रहे हैं कि जी नहीं जी, शादाब को ही नायब कप्तान रखा जाए, वो पहले भी बाबर के साथ नायब कप्तानी करते रहे, और उन्हीं को जो है वो वाइस कैप्टन रखा जाए। तो ये भी मामला जो है वो बीच में डिस्कशन में है, लेकिन मुझे लगता है कि नायब कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान ज्यादा सूटेबल हैं, क्योंकि वो मतलब उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो अफेक्टिव हैं, और वो अपनी बैटिंग और अपनी जो उनकी विकेट कीपिंग है, दोनों स्किल्स की वजह से वो टीम का हिस्सा जरूर बनते हैं। तो जब एक प्लेयर टीम का हिस्सा जरूरी हो कि वो टीम से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो वो ज्यादा उम्मीदवार होता है कप्तान बनने का भी और नायब कप्तान बनने का। शाहीन शाह अफरीदी को भी इसीलिए उतारा गया कि भाई अगर आपने रोटेशन पॉलिसी पे अमल करना है, उसका वर्कलोड मैनेज करना है, तो आप उसको एक सीरीज में पूरे मैचेस नहीं खिला सकते, आप उसको बाहर बिठाएंगे। तो बाहर बिठा के इसका मतलब आपको हर सीरीज में फिर कप्तान चेंज करना पड़ेगा। तो ये काफी लॉजिकल मामला है। इस पे उन्होंने असल में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना था ही गलत। उस वक्त भी मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनना चाहिए था। ये तो बाद में जो है वो उस पर बड़ी बहसो तकरार हुई। वो शाहिद आफरीदी कहते थे कि मैंने तो इसको कहा ही नहीं था कप्तान बनने के लिए, और ना मैंने इसके लिए लॉबिंग की है, जबकि जो पिछले चेयरमैन है ज़का अशरफ, उन्होंने कहा जी मुझे तो कहा ही शाहिद आफरीदी ने था कि शाहीन को कप्तान बनाए। सो ये तो दुनिया है भाई, ये किसी की बात पे यकीन करना ही बड़ा मुश्किल हुआ है। बहरहाल रिजवान जो है वो ज़्यादा बेहतर चॉइस है अगर नायब कप्तान बनाना है। वो तो कप्तानी के लिए भी बहुत मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन अब अजीब हालात है ना जी। वो अपने जो आज से 3-4 महीने पहले कह रहे थे कि बाबर कप्तानी के लिए अहल नहीं है, वही अब कह रहे हैं कि जी बाबर से ज़्यादा बेहतर कोई कप्तान नहीं है, क्योंकि सबसे सीनियर ये हैं, और वर्ल्ड कप में हमें एक ऐसे कप्तान की ज़रूरत थी कि जो तजुर्बाकार हो और जो वर्ल्ड कप को ऑलरेडी पहले लीड कर चुका हो। तो चलिए, बाबर की कप्तानी में बाबर और साइम हमें ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला मैच पाकिस्तान का जो है उसमें हम क्या प्लेइंग 11 देखते हैं। मैं ऑलमोस्ट कंफर्म है कि प्लेइंग 11 में बाबर और साइम, और उसके बाद एक चीज कंफर्म नहीं है, क्या रिजवान को स्टार्ट में रेस्ट करवाया जाएगा। अगर रिजवान को स्टार्ट में रेस्ट करवाया जाता है तो मुमकिन है कि फिर फखर को तीसरे नंबर पे ट्राई किया जाए, और अगर रिजवान खेलते हैं तो फिर ऑब्वियसली अगर रिजवान खेलते हैं तो फिर ये ऑलमोस्ट कंफर्म है
कि फिर फ़खर को रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको जो कॉम्बिनेशन है वो बनाने के लिए या तो फिर आजम खान को ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर आपको उस्मान खान को ड्रॉप करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि उस्मान खान को प्लेइंग 11 में ड्रॉप किया जाएगा। सो बाबर, साइम, आई थिंक सो रिजवान, और उसके बाद उस्मान खान, उसके बाद इफ्तिखार अहमद और फिर आजम खान। ये पाकिस्तान का टॉप और मिडिल ऑर्डर बनता है जी। उसके बाद शादाब और इमाद, ये आपके दो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं के साथ पाकिस्तान जाएगा। और उसके बाद फिर फास्ट बॉलिंग जो हमारी है उसमें आमिर और नसीम शाह तो आपको कंफर्म नजर आएंगे पहले मैच में ही। नसीम शाह को पहले मैच में रेस्ट नहीं करवाया जाएगा। ऑब्वियसली एक आपको सॉलिड प्लेयर चाहिए मोहम्मद आमिर के साथ, जो आपके 3 फास्ट बॉलर हैं। उसके बाद जो आपका तीसरा फास्ट बॉलर है शाहीन को अगर आपने रेस्ट करवाया, अगर तो आपने शुरू में शाहीन को खिलाने का प्लान किया हुआ तो फिर शाहीन आपको नजर आएंगे, शाहीन, नसीम और आमिर आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। नहीं तो फिर जमान खान को मोस्ट प्रोबेबली आजमाया जाएगा, या फिर अगर थोड़ा सा बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फिर खेलते हुए नजर आएंगे अब्बास आफरीदी, हु कैन बैट एज वेल। लेकिन मेरी प्लेइंग 11 में बाबर, साइम, रिजवान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और जमान खान आपको पहले मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, मोस्ट प्रोबेबली पहले तीनों मैचेस में या पहले दोनों मैचेस में। ये उल्टा भी हो सकता है, मेरी चॉइस ये है, मुमकिन है पहले 2-3 मैचेस में शाहीन को खिलाया जाए और बाद में उनको रेस्ट दिया जाए। बहरहाल ये ऑलमोस्ट एक आध का ऑप्शन है, बाकी तो आपको पता है कि प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट कंफर्म है। पहले 2-3 मैचेस खेलने के बाद फिर आई थिंक सो के मौका दिया जा सकता है यंग इरफान नियाजी को, उनको मौका दिया जा सकता है। फिर बीच में इनमें से अगर नसीम शाह को रेस्ट करवाया जाएगा तो नसीम शाह की जगह आपको अब्बास आफरीदी जो हैं वो बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। विकेट कीपर एक भी खेल सकता है, यानी आजम खान को एज अ विकेट कीपर खिलाया जाए, रिजवान को रेस्ट दे के फ़खर को नंबर 3 पे ट्राई किया जाए, या नंबर 4 पे फ़खर को ट्राई किया जाए और तीसरे नंबर पे उस्मान खान को। ये अब देखना है वहाँ पे फैसला क्या करती है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट। बहरहाल आज के लिए इतना ही। खाइए पिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी अदा कीजिए। बिरयानियाँ खाई जा रही हैं आज ऑब्वियसली, और साथ में जो है वो मीठा शिरखुरमा, हाय हाय हाय, इस वक्त जो है ना वो मीठे से भरपूर ईद, और पाकिस्तान की आवाम मीठे में लोटियां मार रही है। और आप जरूर बताइएगा कि आज आपका ईद का दिन कैसा गुजरा, और आपने सुबह में क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, रात में क्या प्लान कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, पिज़्ज़ाज खा रहे हैं, या फिर कोई बर्गर्स खाने का प्रोग्राम है, या फिर सिंपली दिल कर रहा है कि यार आज बहुत कुछ खा लिया, रात का खाना स्किप कर देते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।